हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और जल्द ही वीडियो आएगी लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल के बारे में और ईटीएस के बारे में भी। फिलहाल बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम है, इसे बोलते हैं ईएमपी पाथवे। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन कहां चलती है? साइटोप्लाज्म में। अच्छा, ईएमपी पाथवे, ईएमपी का मतलब क्या है? देखो, तीन साइंटिस्ट हैं इसमें, एक तो है एम्डन, एक है मेयरहोफ और एक है पार्नस। इनके नाम पे इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में ये होती है। 10 स्टेप की रिएक्शन है। टोटल कितने स्टेप हैं? 10। यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब यूनिवर्सल प्रोसेस का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये होगी और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये देखने को मिलेगी। तो दोनों टाइप के प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस तो कंफर्म होगी। ठीक है, तो देखते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले हमें चाहिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो सोर्स है सेल के अंदर वो है सुक्रोज। क्योंकि अगर मान लो कि एक सेल ये है जिसने फोटोसिंथेसिस की, जिसने अभी क्या की है? फोटोसिंथेसिस की है, इसने ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज को दूसरी सेल में ट्रांसफर करने के लिए पहले उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? सुक्रोज में। तो ट्रांसपोर्टिंग शुगर क्या होती है? सुक्रोज होती है। और स्टोरेज शुगर क्या होती है? स्टार्च होती है। तो मान लो कि ग्लाइकोलाइसिस किसी सेल में हो रही है और उस सेल में क्या पहुंची? उस सेल के पास में सुक्रोज पहुंची। तो सबसे पहले सुक्रोज, इस सुक्रोज को एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं सुक्रेज, एक और नाम है इसका जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, इनवर्टेज, ये दो मॉलिक्यूल में तोड़ेगा। वो कौन से दो मॉलिक्यूल हैं? एक तो ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज। ओके, ये जो प्रोसेस है ना सुक्रोज के टूटने का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस कहां से शुरू होती है? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से ही शुरू होती है। सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनना ये इसका पार्ट नहीं है। बट क्योंकि सुक्रोज की फॉर्म में इसके पास ये पहुंचती है सेल के पास, इस वजह से ये रिएक्शन एनसीईआरटी ने बता रखी है। तो ग्लूकोज को हम एक बार अपनी कहानी का हीरो मानकर सारी स्टोरी जो है उस हिसाब से देखेंगे। फिर मैं फ्रक्टोज भी बताऊंगा कि एक्चुअली फ्रक्टोज कहां एंटर करती है पूरी रिएक्शन में। तो ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर है। ग्लूकोज से कन्वर्ट करके बनाया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये भी एक 6 कार्बन का है। कोई कार्बन में तो कोई बदलाव नहीं आया। देखो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन है, छठे कार्बन पे क्या आ गया? फॉस्फेट ग्रुप आके लग गया। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहां से आके लगा? तो भाई एटीपी का हमने यूज किया। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट हैं, एक फॉस्फेट लिया और ग्लूकोज पे चिपका दिया, पीछे क्या बच गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम सिर्फ वही देखेंगे जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो बन गया है। ये जो स्टेप होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने का, ये इररिवर्सिबल है, यानी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से दोबारा ग्लूकोज नहीं बन सकता। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक रिवर्सिबल स्टेप, ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज में भी 6 ही कार्बन है। आइसोमर होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहां पे जो एंजाइम काम करेगा वो काम करेगा आइसोमरेज। अब अगर आप सोचें कि सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना था, तो एक्चुअल में फ्रक्टोज यहां पे जो है एंटर करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में। यहां पे भी एंजाइम जो काम करेगा वो हेक्सोकाइनेज ही करता है, और यहां पर भी एक एटीपी का क्या हो रखा होता है? कंजम्पशन हो रखा होता है। तो समझ में आया कि फ्रक्टोज कैसे एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में। ओके, अभी के लिए ग्लूकोज के हिसाब से बात करते हैं।
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे चलकर बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये स्टेप भी जो है वो नॉन रिवर्सिबल है, यानी रिवर्स नहीं हो सकता। ये 6 कार्बन, पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट आके जुड़ गया और छठे कार्बन पे भी फॉस्फेट आके पहले ही से जुड़ा हुआ था। अब ये फॉस्फेट कहां से आया? अगेन हमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकाल लिया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो पीछे बच गया। अगेन हमने एटीपी का जो एनर्जी है वो यूज कर ली। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, अब इसका क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एक एंजाइम है एल्डोलेज। वैसे एंजाइम ये जो एक्स्ट्रा है ये आपको याद नहीं करने, फिर भी कहीं अगर मॉड्यूल वगैरह में सॉल्व करते टाइम आ जाए तो एल्डोलेज याद कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए भी एंजाइम होता है पीएफ की, फोस्फो फ्रक्टो काइनेज। ओके, एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट करता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जैसे प्यार से कुछ बच्चे PgAl भी बोल देते हैं। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का। तो 6 कार्बन का कंपाउंड ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इससे 3 कार्बन के कंपाउंड, तो जाहिर सी बात है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या हो चुका है? 2 मॉलिक्यूल में टूट चुका है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसे G3P भी बोलते हैं, PgAl भी बोलते हैं, 3PgAl भी बोलते हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म आप ना याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो पूरा ही याद करने की कोशिश करें। ये एक और कंपाउंड में क्या होता है? इंटरचेंजेबल होता है, वो है DHAP। फुल फॉर्म क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन जाएंगे, कभी DHAP के भी बन जाते हैं, या आपस में एक दूसरे के इंटरचेंज भी हो जाते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहां पे बनेगा ग्लिसरिक एसिड 1,3 बिसफॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। कई बच्चे प्यार से इसे 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है 1,3 BPGA। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप शॉर्ट फॉर्म रिकमेंड ना करें, शॉर्ट फॉर्म से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पूरा नाम इनका याद रखिए, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और इस प्रोसेस में ये 2 मॉलिक्यूल बनता है। एक मॉलिक्यूल के कन्वर्जन के टाइम पे एक NaDH का फॉर्मेशन होता है, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 NaDH का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल NAD पॉजिटिव से। ओके, जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ है भाई, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास में हाइड्रोजन था जो कि NaDH के पास पहुंच गया। हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के रिमूवल को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, यहां पे खास बात यह है कि अगर आप नाम ढंग से पढ़ पा रहे हैं तो यहां पे 3 फॉस्फेट है और यहां पे 1,3, यानी पहले कार्बन और तीसरे कार्बन दोनों पे है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया? और इसका हमने ये भी नहीं देखा कि एटीपी कोई कंज्यूम करते हुए दिखा रखा है। एटीपी से तो समझ में आ जाता कि भाई एटीपी से उठाकर एक फॉस्फेट चिपका दिया। एक्चुअल में यहां पे जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है वो एटीपी से ना होने की बजाय सीधे सीधे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 2 क्यों?
एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे एक और दूसरे पे दूसरा, तब जाकर क्या बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं एक एक मॉलिक्यूल पे ऐड हुए हैं। भाई एक पहले से था और एक और ऐड कर दिया, टोटल 2 मॉलिक्यूल है तो 2 फॉस्फेट यहाँ पे क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। इनका सोर्स एटीपी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारे पास में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। मैं ये नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अब इससे क्या होगा, इससे बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे बच्चे 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3PGA भी बोलते हैं प्यार से। 2 मॉलिक्यूल अगेन। अब भाई 1,3 बिस फॉस्फेट से एक ही तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है, जाहिर सी बात है कि एक फॉस्फेट बाहर निकला है। किस फॉर्म में बाहर निकला होगा, वो निकला है भाई ADP को हमने अब की बार क्या दे दिया है, एक फॉस्फेट चिपका दिया है। एक मॉलिक्यूल से एक ATP का फॉर्मेशन, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 ATP का फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलेगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे क्या चलेगा, आगे बनेगा 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। 2PGA आप इसको बोल सकते हो। हुआ क्या है कि तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट चिपका हुआ था, अब वो कौन से कार्बन पे पहुंच गया है, दूसरे कार्बन पे पहुंच गया है। ओके, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फो इनोल पायरुवेट, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फाइनली 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं पायरुविक एसिड बोल लो या पायरुवेट बोल लो। इसका रीजन मैंने बताया था एक प्रीवियस वीडियो में, C3 या C4 साइकिल में बताया होगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ये भी 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो याद कर सकते हैं, C3H4O3, ये पायरुवेट का फॉर्मूला होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनता है तो यहां पे फिर से 2 ADP से 2 ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ATP कहां कहां कंज्यूम करवाने पड़े, तो इस वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में तो कंज्यूम करवाने पड़े कितने, 2 मॉलिक्यूल। मुझे मिले कितने, 2 इस वाले स्टेप में, 2 इस वाले स्टेप में। तो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। भाई यूज कहां कहां हुए, फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप। मुझे मिले कहां कहां, मुझे मिलते हैं ये 7th स्टेप, 8th, 9th और 10th स्टेप। ठीक है, अगर मैं नेट ATP गेन की बात करूं, नेट ATP गेन की बात करूं, तो भाई मैंने 4 मुझे मिले, ये 2, ये 2 मैंने खर्च करे थे, 2 ATP जो है मुझे मिल गए। और साथ में मुझे क्या मिला, मुझे मिले 2 मॉलिक्यूल NADH के, या NADH2 बोल लो आप, या NADH प्लस H पॉजिटिव बोल लो, बात एक ही होती है, सेम कंपाउंड है, उसको बोलने के या लिखने के अलग तरीके हैं, तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं NADH। ओके, तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कंप्लीट होती है। ये पायरुवेट जो है अब आगे की प्रोसेस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो। और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो इससे लैक्टिक एसिड बन सकता है या इथेनॉल बन सकता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फर्मेंटेशन के ऊपर जो वीडियो होगी उसमें। तो ये पूरी वीडियो ग्लाइकोलाइसिस के लिए है। पूरी रिएक्शन मैंने जितना ज्यादा लॉजिकली समझाने की कोशिश की है, जितना हो सकता है उतना, और आप इसको एज इट इज याद रखें बिना कोई ट्रिक। देखो ट्रिक वगैरह जो है, जहां कंसेप्ट आता है वहां पे फेल हो जाती है, तो इसे रटने के बजाय एक एक स्टेप में क्या हो रहा है
ये समझने की कोशिश करो और ग्लाइकोलाइसिस याद फिर पक्का हो जाएगी और इससे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।